हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हो चुकी है भाई 15 और बस 15 तारीख के बाद अब कुछ ही दिन बचे आप लोगों के पास में अपने एग्जाम्स के लिए, और आप लोग बहुत जोरदार वाली तैयारी के अंदर लगे हुए हो। तो आपकी तैयारी के अंदर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन और हो जाए। हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को लेकर के हमेशा ही रहता है कि सर ये एक्ट कैसे तैयार होगा, आप चीजें इसके अंदर थोड़ी सी टफ है, होगा नहीं होगा। तो हम लोग आज यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चे लोगों। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने हो सकता है कर रखे हो, रिवीजन इस वक्त आप हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड पता नहीं कौन सा लगा रहे होंगे अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा कि आपने अपने रिवीजन में इनको इंक्लूड अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाइए। तो एग्जाम में एक बहुत बड़ी हेल्प इन क्वेश्चन से अपने को मिल सकती है। चलिए जी, तो बिल्कुल बगैर आपका समय गवाए हम लोग सीधा सीधा स्टार्ट कर दे। यहां से आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ई इज द होल्डर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेड पेबल टू द होल्डर ऑफ एफ। ठीक है भाई, यानी एक बिल जो है वो इस वक्त में ई के पास में है और किसके ऑर्डर पे, एफ के ऑर्डर से, एफ पे है। द बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंटेन द फॉलोइंग एंडोर्समेंट। आगे जो एंडोर्समेंट है आप देख पा रहे हैं। हाँ, पहला एंडोर्समेंट एफ को, उसके बाद में जी को, उसके बाद में एच को। ठीक है, और फोर्थ एंडोर्समेंट जो है वो आई के पास में इस वक्त बिल है। अब ई जो होल्डर है उसने क्या कर दिया है कि आई की कंसेंट के बगैर ही उसने जी और एच के नेम जो है वो कट कर दिए हैं। तो डिसाइड करके आपको बताना है कि क्या ई यहां पे आई से पैसा रिकवर कर पाएगा क्या। हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन भी है, अपने मेन बुक के अंदर भी है, और आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जरूर किया होगा जहां पे हम स्ट्राइक ऑफ पे बात कर दे कि जहां आपने किसी पार्टी की बगैर कंसेंट के उसके राइट्स अगर हर्ट कर दिए तो वो पर्सन अपना लाइब्रेरी से भी एब्सोल्युटली फ्री हो जाएगा। ये कंसेप्ट अपने को इसमें मेनली ध्यान में रखना होता है। बराबर, तो बहुत सीधा सा कंसेप्ट है। तो यहां से इसका आंसर ड्राफ्ट कैसे होगा, तो इन द गिवन क्वेश्चन इज द होल्डर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर विच एफ इज द पेई एंड कंटेन द फॉलोइंग एंडोर्समेंट। और पहला एंडोर्समेंट इन्होंने पूरा आपको दिखा दिया कि एफ से जी के पास वापस पूरा क्वेश्चन जो है वो हमने समझाया है। और ई द होल्डर जिसके पास में अभी बिल है उसने इंटेंशनली स्ट्राइक आउट कर दिया नाम जी और एच का। इन दैट केस द लाइब्रेरी ऑफ जी एंड एच अपॉन द बिल विल कम्स टू एन एंड। जैसे ही आप नाम को कट कर दें, देखिए इस तरह की चीजें हमने ऐसे पढ़ी हुई हैं कि एक बिल यहां पे एफ से जी के पास जाता है, वहां से एच के पास है, वहां से आई के पास है, और आई से ये बिल जो है वो इस वक्त में ई के पास है बिकॉज ई होल्डर है। तो आई के बगैर कंसेंट के उसने जी और एच का नेम अगर कट कर दिया तो जी और एच तो अपना लाइब्रेरी से फ्री हो जाएंगे। और बट ऑब्वियस है चूंकि आई के राइट्स हर्ट हो गए तो यहां पे आई भी फ्री हो जाएगा। ई जो है वो आई से पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा। ये कॉमन कंसेप्ट हम लोगों को पता है। इफ द एंडोर्समेंट ऑफ जी एंड एच आर स्ट्रक आउट विदाउट द कंसेंट ऑफ आई, ई विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिकवर एनीथिंग फ्रॉम आई। रीजन बहुत क्लियर था, एच और आई जो थे, बट ऑब्वियस है जो कॉन्ट्रैक्ट था हमारा एस बिटवीन एच और आई वो डेटर और श्योरिटी का कंसेप्ट था। और जैसे ही आपने एच को यहां पे रिलीज कर दिया उसी तरीके से आई बीइंग श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज। बच्चों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का भी एक छोटा सा हमारा कंसेप्ट है ना, कि जैसे ही डेटर डिस्चार्ज हुआ इसका मतलब जो बीच में तो श्योरिटी था तो डेटर को ही आपने डिस्चार्ज कर दिया तो श्योरिटी हमारा जो है वो वैसे ही फ्री हो जाएगा। हेंस व्हेन द होल्डर विदाउट द कंसेंट ऑफ एंड्रोजर इंपेयर्स द एंड्रोजर रेमेडी, जो हमारा मेन पॉइंट है, अगेंस्ट अ प्रायर पार्टी, जब आप उस पार्टी के प्रायर पार्टी के अगेंस्ट वाले राइट्स को खत्म कर देते हैं तो एंड्रोजर भी यहां पे डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अगर ई ने बिना आई की कंसेंट के नेम कट कर दिए तो बट ऑब्वियस है इस बिल में जी एच और आई दोनों फ्री हो जाएंगे। तो बहुत कॉमन कंसेप्ट मैंने आपको बोला था कि इस तरह से आप बिल्कुल एक इक्वेशन बना सकते हैं। और जिस पार्टी के नाम काटे गए और जिसने नाम काटा, जो मीडिएटर पार्टीज हैं वो भी अपनी लाइब्रेरी से फ्री हो जाएंगी। तो ये पर्सन भी अपनी लाइब्रेरी से फ्री होने वाला है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। बराबर, बढ़िया क्वेश्चन में से एक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनोज ओज मनी टू उमेश, देयरफॉर ही मेक्स अ प्रमोजरी नोट फॉर द अमाउंट इन फेवर ऑफ उमेश। ठीक है, फॉर सेफ्टी ऑफ ट्रांसमिशन ही कट द नोट इन हाफ एंड पोस्ट वन हाफ टू उमेश। बहुत कॉमन सा एक क्वेश्चन है ये। He then changes his mind and calls upon Umesh to return the half of the note which he has sent. Umesh require Manoj to send the other half of the promissory note. Decide how rights of the parties are to be adjusted. कैसे होंगे, और आपको आंसर देने को बोला गया है। तो अब ये जो सिंपल कंसेप्ट इसके अंदर हमारा ये है कि प्रमोजरी नोट डिलीवरी वाले जो अपन बात करते हैं वो कंप्लीटेड बाय डिलीवरी होता है। तो देखिएगा, whether the making of promissory note is complete when one half of the note was delivered to Umesh.
अंडर सेक्शन 46 ऑफ एनआईए द मेकिंग ऑफ प्रमोशनरी नोट इज कंप्लीटेड बाय डिलीवरी, वेदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव भी अपन मानते हैं, अपन डिलीवरी दोनों तरह की होती है। डिलीवरी रेफर्स टू द होल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बच्चे लोगों को बहुत सीधा कंसेप्ट निकालिएगा, जब हम डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो होल की बात करते हैं, पार्टली का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना, नॉट मेनली ए पार्ट। तो जो हाफ इंस्ट्रूमेंट आपने डिलीवर किया वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ द होल के अंदर काउंट नहीं होगा। सो यहाँ पे जो उमेश का क्लेम है अदर हाफ ऑफ द प्रमोशनरी नोट नॉट सेंड टू हिम इज नॉट मेंटेनेबल, कोई मतलब ही नहीं है। और मनोज यहाँ पे जस्टिफाई करेगा कि भाई वो फर्स्ट हाफ जो है वो उसको रिटर्न कर दिया जाए, और ये जो चीज है अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सिंपल सा अपना कंसेप्ट है। तो वैसे भी प्रमोशनरी नोट को हाफ करके भेजने का कोई कंसेप्ट भी नहीं है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तो अच्छे पॉइंट में से एक है, देखा जा सकता है इस पॉइंट को। प्रमोशनरी नोट के बेस पर ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अब अगला जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं सेक्शन 9 का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, लगातार आईसी इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। मिस्टर वी ड्राफ्ट चेक ऑफ 11,000 एंड गिव इट टू मिस्टर बी बाय वे ऑफ गिफ्ट में दिया है, बराबर समझिएगा। तो दो चीजें पूछी है। सबसे पहला जिसको आपने दिया क्या वो होल्डर है, हाँ जी, हाँ होल्डर इन ड्यू कोर्स है क्या? आप देखो होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए गुड फेथ होना चाहिए, फुल कंसिडरेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे चूंकि कंसिडरेशन नहीं है तो ये पर्सन होल्डर तो हो सकता है लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। तो लिखने के लिए सबसे पहले हमने क्या समझा दिया, हमने सिंपल होल्डर इन ड्यू कोर्स को समझा दिया। और उसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना यही है जो भी मैंने आपको कहा कि भी होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है, और अगर कंसिडरेशन नहीं है तो मान के चलिए कि वो पर्सन एसडीसी भी नहीं है। सेकंड पूछा है क्या भी यहाँ पे पैसा ले सकता है बैंक से? हाँ, होल्डर तो ही है। होल्डर बनने के लिए यह है कि आप पैसा लेने के लिए एंटाइटल होने चाहिए, और बिल्कुल आप एंटाइटल हो। तो आंसर देखिएगा, बी इज अ होल्डर, होल्डर तो है लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, बिकॉज यहाँ पे लेक ऑफ कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन नहीं है तो आप एसडीसी नहीं बन सकते। सेकंड नंबर, आपका टाइटल जरूर गुड और बोनाफाइड रहेगा कि किसी ने आपको गिफ्ट दिया, आपने चोरी नहीं किया, लॉस तो आपको नहीं मिला है, तो एज अ होल्डर आप बैंक से पैसा रिकवर कर सकते हो। ये अपने को आंसर में लिखना चाहिए, बढ़िया सा पॉइंट यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, भोलेनाथ ड्रॉ अ चेक इन फेवर ऑफ सुरेंद्र, ठीक है। आफ्टर हैविंग इश्यूड द चेक भोलेनाथ रिक्वेस्टेड सुरेंद्र नॉट टू प्रेजेंट द चेक। बच्चे लोगों 138 के अंदर हमारा एक बहुत बढ़िया सा पॉइंट इसके अंदर लगता है, जहां पे आपने चेक दे तो दिया लेकिन सामने वाले को बोला कि भाई प्रेजेंट मत करना, और स्टॉप पेमेंट का रिक्वेस्ट भी आपने बैंक को लगा दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक जो दिया सुरेंद्र को। अब डिसाइड करके बताना है कि क्या यहाँ पे भोलेनाथ जो है उन्होंने कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट किया है क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है। आफ्टर हैविंग, देखिएगा एज पर फैक्ट स्टेट इन द क्वेश्चन, आफ्टर हैविंग इशूड द चेक, उसने इन्फॉर्म किया पे को भी नॉट टू प्रेजेंट द चेक, बराबर, एज वेल एज उन्होंने बैंक को भी मना कर दिया, रिक्वेस्ट द बैंक टू स्टॉप द पेमेंट। अब 138 हमको अच्छी तरह से पता है, कोई पर्सन ने चेक दिया और अगर वो चेक के अंदर अकाउंट के अंदर आपका पैसा नहीं है तो 138 के अंदर आप ऑफेंस कर देते हैं, 2 साल का जेल, डबल अमाउंट का पेनल्टी, ये सारा कुछ पेनल्टी प्रोविजन इसके अंदर लगता है। जहां पे आपने चेक दिया है डेब्ट के पेमेंट के लिए दिया है, बच्चों को हम जानते हैं, और इनसफिशिएंसी ऑफ फंड अगर है तो हमारा ये सेक्शन लग जाता है। फिर देखिएगा 139 क्या कहता है, वंस अ चेक इज इशूड बाय द ड्रॉवर, प्रेजम्पशन लेकर के चलते हैं। प्रेजम्पशन 139 का क्या कहता है, merely because the drawer issue a notice thereafter to the drawee or to the bank, basically pay or to the bank for stoppage in payment, it will not preclude an action under 138। यानी 139 क्लियर कहता है कि एक बार चेक आपने किसी को प्रॉपर तरीके से इश्यू किया, फिर आप पेई को या बैंक को मना करते हो पेमेंट करने से, तो इससे आप ऑफेंस से बचने वाले नहीं हो। फिर 140 भी कहता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉवर ऑफ द चेक फॉर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138। 140 में क्या लिखा हुआ है, इट शैल नॉट अ डिफेंस इन अ प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर 138 दैट द ड्रॉवर हैड नो रीजन टू बिलीव when issued to check that the check may be dishonor on presentment for the reason stated in that section। समझना, आप ये आर्ग्यू नहीं कर सकते थे कि सर मुझे नहीं पता था चेक इशू करते वक्त में कि मेरे अकाउंट में पैसा था कि नहीं था। ये आर्ग्यू अपन नहीं दे सकते कि भाई मुझे नहीं पता था कि मेरा चेक डिसऑनर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये आर्ग्यू काम नहीं करेगा। ऐसे तो हर आदमी ये आर्ग्यू दे देगा, आपको पता होना चाहिए था और आपके अकाउंट में पैसे होने भी चाहिए थे, अदरवाइज यहाँ पे काम नहीं करेगा। और ये पर्सन जो है भोलेनाथ जो है वो उनका रिक्वेस्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, ध्यान रखेंगे अपन, ये ऑफेंस होगा बाकायदा। तो यहाँ पे 138 में ये ऑफेंस माना जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो 138 का बढ़िया क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन बच्चे लोगों डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर सकते हैं बहुत इजीली। रूल्स बताना है आपको, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम डेट ऑफ मैच्योरिटी कैसे निकालते हैं, 3 डेज ग्रेस पीरियड कैसे ऐड होता है, एंड सडन हॉलीडे आता है तो हम एक दिन बाद में जाते हैं, प्री डिसाइडेड हॉलीडे नेशनल है तो एक दिन पहले हम लोग ले लेते हैं, सडन में बाद में, नेशनल में पहले। ये सारी जो चीजें हैं वो अपने को लिख देनी है। ये टॉपिक पूरा आप लोग अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ते हो तो मुझे ज्यादा कुछ इसमें समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को अच्छे से, इसके जो भी प्रोविजंस हैं, कैसे कोरोस्पॉन्डिंग डे हम लेते हैं, वो डे नहीं हो तो महीने का लास्ट डे लेते हैं, वो सारे प्रोविजन अपने को लिख देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोगों। मिस्टर मुरलीधरन ड्रॉ चेक पेबल टू मिस्टर व्यास और ऑर्डर। ठीक है साहब, एक चेक लिखा गया है मिस्टर व्यास और ऑर्डर पे, मुरलीधरन ने चेक को ड्रॉ किया है, मिस्टर व्यास से ये चेक लॉस्ट हो जाता है और उनको इसका पता भी नहीं है। ठीक है, ये पर्सन कौन है, पेई है, पेबल टू मिस्टर व्यास है। अब द पर्सन हु फाउंड द चेक, उन्होंने मिस्टर व्यास के फर्जी साइन कर लिया और आगे एंडोर्स कर दिया मिस्टर पार्श्वनाथ को, एज द कंसिडरेशन फॉर बॉट बाय हिम फॉर मिस्टर पार्श्वनाथ। मतलब मिस्टर पार्श्वनाथ गुड फेथ में पूरा पैसा देकर के इस चेक को रिसीव कर रहे हैं, उनको आई थिंक फॉर्जरी का पता ही नहीं है। मिस्टर पार्श्वनाथ एनकैश द चेक ऑन द वेरी सेम डे फ्रॉम द ड्रॉई बैंक। जो भी ड्रॉई बैंक थी, मुरलीधरन ने जिस बैंक पर ये जिस पर चेक लिखा है वहां से उन्होंने इसको एनकैश करा लिया, पैसा भी ले लिया। अब मिस्टर व्यास इंटीमेटेड द ड्रॉई बैंक अबाउट द थेफ्ट ऑफ द चेक आफ्टर 3 दिन बाद उन्होंने ड्रॉई बैंक को बताया कि भाई चेक जो है वो चोरी हो गया है, यानी स्टॉप पेमेंट वगैरह जो कुछ लगवाना है। अब बढ़िया चीज देखिएगा, यहाँ पे ड्रॉई बैंक का रेस्पॉन्सिबिलिटी पड़ा है। ठीक है, ड्रॉई बैंक का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा ये पूछा है बच्चे लोगों आपसे, सेक्शन नंबर 85 काम करेगा इसके अंदर। अब देखो कई लोगों को लगेगा सर ये तो फॉर्जरी का क्वेश्चन है भाई, फॉर्जरी में किसी को कोई राइट्स नहीं मिलते, हमको पता है, लेकिन यहाँ पे जिस पर्सन को चेक दिया है हमने, पे जो है, अगर उसके साइन फॉर्जरी है तो वो तो बेचारी ड्रॉई बैंक को पता भी कैसे चलेगा, उनके पास तो मिस्टर व्यास के साइन थोड़ी होते हैं, मुरलीधरन के साइन होते हैं जिसने चेक दिया हो। ऐसे में अगर ड्रॉई बैंक पेमेंट कर देती है गुड फेथ में, चीजों को चेक करके बिना किसी डाउट के, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती भी नहीं है। एग्जैक्टली क्वेश्चन आपसे ड्रॉई बैंक का रेस्पॉन्सिबिलिटी में पूछा है। तो वेयर अ चेक पेबल टू ऑर्डर पर्पट टू बी एंडोर्स्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पेई द ड्रॉई डिस्चार्ज इन पेमेंट ड्यू कोर्स। क्लियर बोला है, अगर कोई भी चेक पेबल टू ऑर्डर है और आगे एंडोर्समेंट होता है, प्रॉपर तरीके से ड्रॉई ने पे किया ड्यू कोर्स के अंदर, तो कर सकता है। वेयर अ चेक इज ओरिजिनली बियरर, बाई चांस अगर बियरर होता तो ड्रॉई इज डिस्चार्ज बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स, नॉटविथस्टैंडिंग एनी एंडोर्समेंट वेदर इन फुल और ब्लैंक, ऐसा भी कुछ होता। अगर प्रॉपर तरीके से हमने पेमेंट किया है तो हम फ्री, वो दोनों चीजें इन्होंने समझा दी है, तो सेक्शन 85 में लिखी हुई है। यहां पे हमने क्वेश्चन को समझा दिया। फाइनल आंसर देखिएगा, अकॉर्डिंग 85 द ड्रॉई बैंकर इज डिस्चार्ज व्हेन इट हैज मेड अ पेमेंट अगेंस्ट द चेक पेबल, और ऑर्डर चेक था वैसे भी, when it is purported to be endorsed by or on behalf of the pay, पे के behalf पे हमने पेमेंट कर दिया है। Even though the signature of Vyas is forged, the banker is protected and discharged. बैंकर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। अब जिसने फॉर्जरी किया आप उसको पकड़ो, उससे ले लो, ठीक है। ट्रू ओनर व्यास कैनॉट रिकवर द मनी फ्रॉम द ड्रॉई बैंक इन दिस सिचुएशन। हाँ, अब जिसने किया रहेगा आप उसको पकड़िए, उससे लीजिए, लेकिन बैंक यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ये बैंक पर क्वेश्चन फोकस है, न कि फॉर्ज सिग्नेचर के ऊपर। आगे क्वेश्चन भी और आएगा तो उससे आपको और समझ में आ जाएगा, वो बकायदा फॉर्जरी पे पूछा है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये प्योरली सेक्शन 85 का है, बढ़िया पॉइंट है, जरूर देखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। What are the circumstances under which bills of exchange can be dishonored by non-acceptance? बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्शन 91 के अंदर। डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस के पॉइंट्स आप लोगों को देके रखे हैं, बराबर। साथ में इन्होंने सेक्शन 138 भी पूछ लिया है, डिसऑनर बाय इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, तो वो भी आप लिख सकते हैं। बाकी नॉर्मली जो पॉइंट आपका लगता है ये देखिए यहाँ दे रखा है, ठीक है। जहां पे 48 आवर्स से ज्यादा का हमने टाइम दे दिया उसको, ठीक है, 48 घंटे में एक्सेप्ट नहीं करता है। सेवरल ड्रॉइज हैं जो पता नहीं लग पा रहा है हमको, तो पार्टनर्स नहीं है और सबने एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस लगा दिया है, या हमने एक्सक्यूज कर दिया उसको, या इनकम्पिटेंट पर्सन है, ये अपने को ध्यान में रखना है। बाकी 138 अभी जो मैंने आपसे बात किया वो पूछा है उन्होंने, 2 इयर्स का जिसमें जेल हो सकता है, डबल अमाउंट का पेनल्टी है, 3 मंथ्स में अगर चेक को प्रॉपर तरीके से, वो वाला प्लान भी अपन लिख सकते हैं। प्रेजेंट वाली जो बात अपनी है ध्यान में रखेंगे, बराबर। बहुत सिंपल है, 3 महीने के अंदर अंदर सामने वाले ने प्रेजेंट किया है, लेकिन ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स अगर ऐसा हो गया तो अपन लिख सकते हैं। चलिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेगोशिएशन बाय डिलीवरी विद हेल्प एन एग्जांपल। बच्चे लोगों, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी बहुत सिंपल पूछा है आपसे कि क्या चीज होती है।
और साथ में एग्जाम्पल भी पूछा है। तो अब प्रमोजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू बेयरर इज नेगोशिएबल बाय डिलीवरी देयर ऑफ। जब बेयरर है तो उसमें एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है, सीधा दे सकते हैं। एक्सेप्शन है कि प्रमोजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक डिलीवर ऑन कंडीशन दैट इट इज नॉट टेक इफेक्ट एक्सेप्ट अ सर्टेन इवेंट इज नॉट नेगोशिएबल, ठीक है, एक्सेप्ट इन द हैंड्स ऑफ होल्डर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस ऑफ कंडीशन अनलेस सच इवेंट हैपेंस। कंडीशनल बिल के अंदर उस वक्त तक पेमेंट नहीं होगा जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं हो जाती, एक्सेप्ट एसडीसी। छोटा सा एग्जांपल हमने लगा दिया, ए द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बेयरर है, वो डिलीवर करता है बी को, बी एजेंट को, टू कीप फॉर बी, तो द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन नेगोशिएटेड, कि आपने बी के एजेंट को दिया है तो आपने सीधा उसको एंडोर्समेंट कर दी, सीधा डिलीवरी हो गया, तो इसमें एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा एक एग्जांपल बढ़िया सा पूछा है, तो इसको जरूर देख के जाइए। नेक्स्ट पे आता है, ऑन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹1 लाख एक्स एक्सेप्टेंस टू द बिल इज फॉर्ज्ड। ये देखिए फिर से फॉर्जरी का क्वेश्चन आ गया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, एक्स का जो एक्सेप्टेंस है वो फॉर्जरी है, बिल है इसमें, हाँ चेक था वैसे। ए टेक्स द बिल फ्रॉम हिज कस्टमर फॉर वैल्यू इन गुड फेथ बिफोर द बिल बिकम्स पेबल, इसके पास में आ गया, और गुड फेथ में भाई साहब एसडीसी है। स्टेट द रीजन वेदर ए कैन बी कंसिडर्ड एज एसडीसी एंड वेदर ही कैन रिसीव द अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम एक्स। अब बच्चे लोगों बहुत सीधा सा है, जहां अब ये पॉइंट बैंक से रिलेटेड नहीं है, फॉर्जरी का पॉइंट है, जहां फॉर्जरी बीच में आ जाती है भाई, हम जानते हैं किसी को कोई भी राइट्स मिलने वाले नहीं है, क्या कहते हो आप, तो वही अपने को पूरा लिख देना है। सबसे पहले तो सेक्शन 9 में हमने एसडीसी पूरा समझा दिया कि भाई होता क्या है। फिर इन द प्राइमा फेसी बिकम पोसेसर ऑफ द बिल है, गुड वैल्यू में इन्होंने लिया है, और ही कैन बी कंसिडर्ड एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, प्राइमा फेसी। लेकिन वेयर अ सिग्नेचर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज फॉर्ज इज बिकम निल, और जहां चीजें निल है वहां पे आपको कोई भी राइट्स मिलने वाले नहीं है, कैन नॉट रिटेन द मनी, समझिएगा। ट्रू ऑनर में सी ऑन टॉट, वो नॉर्मल आप जो केस करना वो करके चलिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स इज प्रोटेक्टेड व्हेन देयर इज अ डिफेक्ट इन द टाइटल, समझिएगा। एसडीसी को हम बेनिफिट क्या देते हैं कि अगर डिफेक्ट्स हैं तो आपको डिफेक्ट्स फ्री मिलेगा, लेकिन जब टाइटल ही नहीं है, नो टाइटल वाली चीज हो, तो वहां आपको कोई राइट्स नहीं मिलते। कंपनीज एक्ट में मैंने हमेशा आपको कहा था, रूबेन वर्सेस ग्रेट पिकॉल हमने केस पढ़ा हुआ इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन में, तब भी मैंने कहा था फॉर्जरी जहां पे आ जाए वहां एकदम निल एंड वॉइड है, जीरो, किसी को कोई राइट्स नहीं मिलेंगे। तो यहां पे भी ये कैन नॉट रिसीव द अमाउंट ऑन द बिल, भले ही आप एसडीसी होंगे तो होंगे भाई, बेसिकली एसडीसी को भी यहां पे फॉर्जरी में राइट्स नहीं मिलते, ये आप लोगों को अच्छे से समझा देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाज मेड विदाउट मेंशनिंग एनी टाइम फॉर पेमेंट, कुछ नहीं दिया है, और होल्डर ने वहां पे एक वर्ड ऑन डिमांड आगे ऐड कर दिया। क्या ये मटेरियल ऑल्टरेशन में आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। इस तरह की चीजें मटेरियल ऑल्टरेशन में काउंट नहीं होती है। तो देख सकते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाज मेड विदाउट मेंशनिंग एनी टाइम फॉर पेमेंट, और होल्डर ने वहां पे ऑन डिमांड वर्ड आगे ऐड कर दिया। डिमांड था जब मांगे तब पैसा देना, टाइम कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो 89 कहता है दिस इज नॉट ए मटेरियल ऑल्टरेशन सिंस बिल्स ऑफ एक्सचेंज वर नो डेट ऑफ पेमेंट स्पेसिफाइड। डेट होती और चेंज करते तो गड़बड़ होती, तो उसको वैसे भी डेट नहीं होती तो डिमांड ही माना जाता है। तो देयरफॉर एडिंग द वर्ड ऑन डिमांड डज नॉट ऑल्टर द बिजनेस अफेक्ट द इंस्ट्रूमेंट, सो ये मटेरियल ऑल्टरेशन में काउंट नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट पे आ गया, मिस्टर ए इज द पेई ऑफ ऑर्डर चेक। अच्छा, फिर से फॉर्जरी वाला कुछ मामला है, इस बार फिर से चेक का क्वेश्चन है। एक्स इज द पेई ऑफ एन ऑर्डर चेक, ठीक है भाई, ऑर्डर चेक के ये भाई साहब पेई है। मिस्टर वाई ने चेक को स्टील किया, चोरी किया, फोर्स किया, एक्स के सिग्नेचर उन्होंने फर्जी किए, बराबर, और आगे एंडोर्स कर दिया इन हिज ओन फेवर। ओके, खुद को ही दे दिया, एक्स सिग्नेचर एंड एंडोर्स द चेक इन हिज ओन फेवर, खुद को ही दे दिया उन्होंने। फिर मिस्टर वाई जो है देन फर्दर एंडोर्स द चेक मिस्टर जेड को कर देते हैं आगे, जिसने बेचारा ने गुड फेथ के अंदर इसको ले लिया है। अब चेक का वैलिडिटी वो तो है ही नहीं, फॉर्जरी है। ऑल्सो स्टेट, क्या मिस्टर जेड जो है वो यहाँ पे एसडीसी के प्रिविलेजेस लेंगे क्या? अब देखिए, वो जो क्वेश्चन पहले आया था अपना, वो सेक्शन 85 पे था, वहां ड्रॉई बैंक जो थी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछी थी। यहाँ सीधा पूछा है कि इसको एसडीसी मानना है कि नहीं मानना है, टाइटल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे भाई, फॉर्जरी मतलब जीरो। यहाँ आंसर पूरा वापस फॉर्जरी पे जाएगा। Where a signature on the negotiable instruments is false is become nil, check further endorsed to Mrs. Z is not valid. बहुत सीधा कंसेप्ट है। Since a false instrument is nil, therefore the property in such instrument remains vested the person who is holder at the time of false signature were put on. X ही इसका होल्डर रहेगा, कोई आगे उसका रेटिफिकेशन भी पॉसिबल नहीं है, और भले ही आप गुड फेथ में लें लेकिन कोई टाइटल नहीं मिलने वाले हैं भाई, ये अपने को मेनली ध्यान में रखना चाहिए। अच्छे से पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। तो फॉर्जरी के सब तरह की चीजें इसके अंदर कवर हैं, जरूर पढ़ के जाइएगा। ये कर लिया तो समझ लीजिए बहुत कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया।
पूरा चांसेस है कि इधर में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो वहां पेपर में बढ़िया तरीके से इनमें से ही क्वेश्चन जो है वहां नजर आ सकते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ऑल्टरेशन इज मटीरियल ऑल्टरेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है भाई, फिर से मटीरियल, सेम क्वेश्चन बच्चे लोगों प्रमोजरी नोट मेड किया विदाउट मेंशनिंग टाइम और बाद में ऑन डिमांड वर्ड ऐड कर दिया, भैया अलाउड है, अभी अपने पढ़ लिया, इससे कोई ऑल्टरेशन नहीं होता है। तो बढ़िया आंसर सेम टू सेम अभी पढ़ा, देख सकते हैं आप लोग, 2 बार आ चुका है। नेक्स्ट पे आते हैं, राहुल ड्रॉ चेक इन फेवर ऑफ अमन आफ्टर हैविंग इशूड द चेक, राहुल रिक्वेस्टेड अमन नॉट टू प्रेजेंट द चेक फॉर पेमेंट। अरे तो वही वाला पॉइंट 138 वाला सेम क्वेश्चन, स्टॉप पेमेंट लगाने को बोला है और देन आगे चेक इशू, अभी अपन ने पढ़ा 138, 139, 140 नहीं चलेगा भाई, आपका आर्ग्यू नहीं चलेगा, सेम क्वेश्चन पढ़ करके जाइए, बढ़िया है। नेक्स्ट पे आता हूं, ए साइन इज नेम ऑन अ ब्लैंक चेक विद नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, क्या बात है, विच गिव इट टू बी, और उसको अथॉरिटी दिया भैया 3000 इसके ऊपर भर देना, बी ने वहां पे भर दिए 5000, क्या बात है, 5000 नॉट नेगोशिएबल, साथ में बिल्कुल ब्लैंक दिया, मतलब हमने उसको अथॉरिटी दिया था, उससे 5000 भर दिए, बी ने उसको आगे एंडोर्स कर दिया सी को फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ फॉर 5000, जिसने गुड फेथ में ले लिया। क्या यहाँ पे सी एंटाइटल्ड टू रिकवर द फुल अमाउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम बी और ए एज पर प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, समझिएगा। एज पर 130 अगर किसी चेक पर नॉट नेगोशिएबल आ जाए तो इसमें क्या होता है, मेक्स अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द चेक, दे कैन नॉट बी नेगोशिएटेड, द होल्डर ऑफ सच अ चेक कैन नॉट एक्वायर अ टाइटल बेटर देन दैट ऑफ ट्रांसफरर। अपने कहा था पूरे एनआईए के अंदर यहाँ पे 2 ही एक्सेप्शन है एसडीसी के, एक फॉर्जरी और दूसरा नॉट नेगोशिएबल। नॉट नेगोशिएबल आ रहा है तो भाई आपको जितने राइट्स मिले उससे ज्यादा रिकवर कर नहीं सकते। यहां हमने क्वेश्चन समझा दिया, इन द लाइट ऑफ अबव फैक्ट सी इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर फुल अमाउंट, आप नहीं ले पाओगे भले ही आप एसडीसी हो चाहे कुछ भी हो फ्रॉम ए और बी, एंड सी कैन नॉट एक्वायर अ टाइटल बेटर देन दैट ऑफ ट्रांसफर, उससे बेटर आपको टाइटल मिल ही नहीं सकते, बराबर समझिएगा। तो उससे बेटर टाइटल जो है वो नहीं मिल सकते हैं, तो उसको 3000 का राइट है तो आपको तो 5000 का मिलने का सवाल ही नहीं है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, नॉट नेगोशिएबल और फॉर्जरी 2 ही ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको राइट्स जो हैं वो नहीं मिलते हैं भाई। एचडीसी वाले राइट्स तो इन 2 को अच्छे से पढ़ करके जाना, एचडीसी पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट पे आता हूं, तो याद रखिएगा नॉट नेगोशिएबल फॉर्जरी दोनों में आगे भी बिल चला गया, एचडीसी के हाथ में भी आ गया तो भी उसको ढंग से पेमेंट राइट्स मिलने वाले, पेमेंट मिलने वाला नहीं है। मिस्टर हर्षा, वो मिस्टर हर्षा है, मिस हर्षा होनी चाहिए थी, चलो हर्षा है, हर्ष होगा, ठीक है, ऐसा भी हर्षा में भी लिखते हैं। डोनेटेड 50,000 50,000 रुपया एनजीओ को दे दिया, चेक का स्पॉन्सर किया एजुकेशन ऑफ 1 चाइल्ड फॉर 1 ईयर। लेटर ऑन उसको पता लगा कि वॉज अ फ्रॉड, एनजीओ जो है फर्जी है, फ्रॉड है, और ये कोई इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर जो चाइल्ड एजुकेशन या सोशल वाली होती है भाई साहब उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। उसने स्टॉप पेमेंट लगा दिया, बैंकर को बोला कि चेक का पेमेंट नहीं करना है। अब एनजीओ ने क्या किया, एक डिमांड नोटिस भेज दिया और उनको धमकी दिया कि भाई साहब आपने स्टॉप पेमेंट लगवाया है, हम आप पे केस करेंगे। अभी अपने पढ़ा था ना 139 140 वाला, स्टॉप पेमेंट कैसे लगा दिया, कोर्स ऑफ एक्शन नहीं कर पाओगे भाई साहब केस, क्योंकि ये 138 में केस तब बनता है जब हमारे अकाउंट में पैसा नहीं हो और हमने किसी को स्टॉप पेमेंट का कह दिया हो लेकिन अकाउंट में पैसा तो है। तो पहले तो यहाँ क्वेश्चन आ गया। 138 तब होता है, अब 138 की भी कुछ रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आपने किसी डेप्ट के पेमेंट के लिए चेक दिया हो तभी 138 लगता है, लेकिन यहां हमने सिर्फ कोई गिफ्ट चेक हो, डोनेशन वाला चेक हो, वो हमारी लायबिलिटी नहीं है। तो गिवन एज अ गिफ्ट और डोनेशन जो है मॉरल ऑब्लिगेशन है और 138 से वैसे ही बाहर है भाई, 138 में तो लगने का सवाल ही नहीं है, बराबर से। तो 138 में अपन जानते हैं डेप्ट होना चाहिए और इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स होना चाहिए, प्रैक्टिकली दोनों ही नहीं है, इनसफिशिएंसी भी नहीं होगी और डेप्ट ही नहीं है, सबसे पहले तो बात ही खत्म हो गई। तो इसीलिए वो डोनेट करने के लिए बाउंड नहीं है और रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होंगे यहाँ पे स्टॉप पेमेंट के लिए, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं फटाफट से। एग्जामिनिंग द फॉलोइंग केसेस रिस्पेक्ट ऑफ देयर वैलिडिटी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, मेंशन एंड एक्सप्रेस पेबल ऑन डिमांड लिखा हुआ है। The bill will be at maturity for payment on 4/1/21 if presented on 1/1/21। ओके, प्रेजेंट है और मैच्योरिटी फॉर पेमेंट 4/1/21 ये कह रहे हैं, ठीक है भाई। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ और मेंशनिंग अगर आप पेबल ऑन डिमांड लिख देते हैं तो मैच्योरिटी फॉर पेमेंट जो है वो 4/1 का, इफ प्रेजेंटेड ऑन 1/1।
दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड, क्योंकि ग्रेस पीरियड ऑन डिमांड के ऊपर कभी अलाउड नहीं होता है। समझिएगा 3 दिन क्यों जोड़े गए, ग्रेस पीरियड के इन्होंने जोड़े, और इसलिए बोला कि एक को प्रेजेंट किया तो 4 को पेमेंट करना है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डिमांड के अंदर तो डिमांड को ही पेमेंट करना है, उसमें ग्रेस पीरियड होता ही नहीं है, क्योंकि ये आपका इंस्ट्रूमेंट जो है टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं है, डिमांड वाला है, तो नॉट वैलिड। A holder gives notice of dishonor of bills to all the parties except the acceptor। अरे एक्सेप्टर के अलावा बाकियों को नोटिस दिया, एक्सेप्टर को काय को नोटिस देना, उसकी वजह से तो डिसऑनर हुआ है, बदमाश की वजह से। The drawer claimed that he is discharged from his liability as the holder fails to give notice to the prior parties। अरे भाई साहब, प्रायर पार्टीज में सेक्शन 93 क्लियर बोलता है जिसको रेस्पॉन्सिबल करना उसको बताओ, लेकिन नोटिस ऑफ डिसऑनर टू एक्सेप्टर नेसेसरी है ही नहीं, क्योंकि उसी ने तो डिसऑनर किया, उसी ने तो पेमेंट नहीं किया है ना, तो इसीलिए यहाँ पे उसका क्लेम सही नहीं होगा। क्लेम इनवैलिड वो जो कह रहा है ना, वो उसका कहना इनवैलिड है, एंड ही विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट। अपन ध्यान रखेंगे, ये आप लोग बढ़िया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है सेक्शन 93 का। नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन बाय द होल्डर टू ऑल पार्टीज अदर देन प्रमोजरी नोट में मेकर को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक्सेप्टर को, और चेक वाले केस में ड्रॉई को। ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए जी 17, Akhil made a promissory note of 4500 payable to Bhuvan and delivered the same to Bhuvan on the condition that he will be demand payment on the death of Chaman। क्या बात है, ओके। अखिल ने एक चेक भुवन को दिया है और एक कंडीशन लगा दिया है कि चमन की डेथ के बाद इसका पेमेंट होगा। ओके ओके, कंडीशनल लगा सकते हैं प्रमोजरी नोट में, और वो भी सर्टेन कंडीशन। आपने को पता है डेथ वाली कंडीशन हमेशा सर्टेन मानी जाती है, तो सही है। लेकिन चमन की डेथ से पहले ही भुवन ने उसको आगे एंडोर्स कर दिया है दीपक को। ओके, दीपक को कर दिया। हु रिसीव्ड द प्रमोजरी नोट इन गुड फेथ, उसने गुड फेथ में इसको दे भी लिया है। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी की जब डेट आई, दीपक ने चेक को प्रेजेंट कर दिया पेमेंट करने के लिए, लेकिन अखिल ने पेमेंट करने से मना कर दिया। उसने बोला भाई मैंने पहले ही कंडीशन लगाया था कि पेमेंट कब होगा, जब चमन की डेथ होगी, और चमन भाई साहब तो अभी जिंदा है, तो मरे ही नहीं है, तो हम तो पेमेंट नहीं करेंगे। अब बच्चों अपने को लगता तो यही है कि हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है वो, लेकिन हम जानते हैं अगर बिल एचडीसी के हाथ में पहुंच जाए तो भाई कोई कंडीशन काम करने वाली नहीं है। कैन दीपक रिकवर द अमाउंट ऑन द प्रमोजरी नोट फ्रॉम अखिल? हाँ जी बिल्कुल कर सकता है, एचडीसी है ना, ये पावरफुल आदमी है। सेक्शन 9, एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकम द पोजेसर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ without having sufficient cause to believe that defect existed in the title of the person from whom deliver his title। पहले तो एचडीसी समझा दो भाई। 47 कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिलीवर्ड टू अ पर्सन अपॉन कंडीशन इट विल बी इफेक्टिव ऑन सर्टेन इवेंट। ये अपने को पता है, और ये आगे नेगोशिएट भी नहीं होगा, जब तक वो इवेंट हैपन नहीं हो जाए तो तक पेमेंट नहीं होगा। हाउएवर इफ इट इज ट्रांसफर टू एचडीसी, एचडीसी के राइट का इस कंडीशन से कोई लेना देना नहीं, उस पर कोई असर नहीं होगा। ये देखिए यहां हमने क्वेश्चन समझा दिया, और फाइनल आंसर भाई हमारा वही है जो अभी मैंने आपको कहा। दीपक हैज रिसीव्ड द प्रमोजरी नोट इन गुड फेथ, एचडीसी है, कंडीशन का उस पर कोई असर नहीं होगा और वो पूरा पैसा रिकवर कर सकता है। अपने को ध्यान में रखना है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए जी नेक्स्ट, तो बच्चों वही क्वेश्चन आ गया अपना पुराना क्वेश्चन है, एम द होल्डर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल टू द ऑर्डर ऑफ एफ। ठीक है, तो ये बिल एन से गया, ओ से गया, पी से गया, क्यू से एम के पास आ गया, और एम ने बिना क्यू की कंसेंट के और पी के नाम काट दिए हैं। तो भैया क्या आप क्यू से ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। ये दो फ्री हुए तो इसकी रेमेडीज आपने कट कर दी, तो ये भी फ्री हो जाएगा, और डेटर फ्री तो श्योरिटी भी फ्री। कोई भी पॉइंट लगाइए, बढ़िया पॉइंट है। अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है, तो हो सकता है। अब ये जो अगला क्वेश्चन है 49 सेक्शन 55 धांसू क्वेश्चन है भाई, इसको तो समझ से ज्यादा याद करके आइएगा। A is a pay and holder of bills of exchange. He endorsed it in blank and deliver it to B। A ने B को दे दिया, ठीक है। A ने B को दिया, बढ़िया चीज ये है कि B का नाम नहीं लिखा है, ब्लैंक में दिया है, और B ने क्या किया, A के सिग्नेचर के ऊपर ही सीधे C के नाम लिख दिए। अब C ने यहाँ पे बिना एंडोर्समेंट के बेयरर ही इसको ट्रांसफर कर दिया है D को, तो C का तो एंडोर्समेंट इसके ऊपर है नहीं और B के साइन इसके ऊपर है नहीं, ये दोनों तो वैसे ही लायबल नहीं है। स्टेट गिविंग रीजन वेदर डी एज अ बेयरर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्या ये पैसा ए बी या सी से ले सकता है क्या? बी और सी से तो नहीं ले पाएगा भाई, ठीक है। सी ने बिना एंडोर्समेंट इसको दिया है, सबसे पहली बात तो सी को कर नहीं सकते, और बी ने तो खुद ने क्या किया, उसके बाद ब्लैंक आया था, उसने बगैर साइन किए, ए के जो साइन होते हैं ना उसी के ऊपर उसने सी और ऑर्डर करके और इंस्ट्रक्शन दे दिए। देखो आप 49 क्या कहता है, 49 कहता है कि द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स इन ब्लैंक में
विदाउट साइनिंग हिज ओन नेम, जो कि बी ने किया, राइटिंग अबव द एंडोजर सिग्नेचर, एंडोजर मतलब ए के साइन दे, उसके ऊपर ही उसने सी और ऑर्डर लिख दिया है और कन्वर्ट कर दिया एंडोर्समेंट ब्लैंक इनटू एंडोर्समेंट इन फुल एंड द होल्डर डज नॉट देयर बाय इनकर एनी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एन एंडोजर, तो इसकी कोई रिस्पांसिबिलिटी बी की तो बनेगी नहीं। अब 55 क्या कहता है, आफ्टर हैविंग एंडोर्स इन ब्लैंक इज एंडोर्स इन फुल, एक बार अगर ब्लैंक से फुल के अंदर आ जाए, the amount of cannot be claimed from the endorser in full except by the person to whom it has been endorsed in full, ठीक है, जिसको उसने ट्रांसफर किया है उसके अलावा आप किसी से नहीं ले पाओगे, और उससे आगे बिल लेने वाले भी ले सकते हैं। अपने को समझ में आया, हर कंसेप्ट समझिएगा बच्चे लोगों इसका। सी ने बिना एंडोर्समेंट ही इसको आगे ट्रांसफर कर दिया, तो सी के तो उस पर साइन ही नहीं है आगे, तो आप सी को कैसे रिस्पॉन्सिबल करोगे, और बी ने भी अपने साइन बगैर के ट्रांसफर किया था। तो डी एज द बेयरर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एंटाइटल टू रिसीव पेमेंट, ड्रॉवर से ले, एक्सेप्टर से ले, और ए जो था शुरुआत वाला उससे आप ले सकते हो, लेकिन बी और सी से नहीं ले सकते। रीजन आपको जो मैंने बताया बच्चों ध्यान रखिएगा, ये आप सी से कब ले सकते थे, अगर डी को ट्रांसफर करते वक्त में यहां पे होता है कि सी विद एंडोर्समेंट ट्रांसफर टू डी, तो डी जो है वो सी से पैसा ले सकता था, बी तो चलो एब्सोल्युटली फ्री होता है इसके अंदर, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो 49-55 का अच्छा पोर्शन और क्वेश्चन आएगा अगर, तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होता आया है, एकदम सेम टू सेम। तो ये चीज थोड़ा सा एग्जाम्पल पढ़ करके जाएगा, इस क्वेश्चन को एज इट इज क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो सकता है। तो चीजें पूछी है, प्रमोजरी नोट मेड विदाउट मेंशनिंग द टाइम फॉर पेमेंट, बच्चों फिर से देखो बार बार क्वेश्चन, टाइम फॉर पेमेंट नहीं लगाया, डिमांड वर्ड जोड़ दिया, तो क्या है मटेरियल ऑल्टरेशन है, नहीं है भैया नहीं है, बिना टाइम का लिखना वैसे भी मटेरियल ऑल्टरेशन के मतलब वैसे भी डिमांड में ही काउंट होता है, तो नो मटेरियल ऑल्टरेशन। अंकित ने एक चेक ड्रॉ किया 2000 का और श्रेया को गिफ्ट में दे दिया, एचडीसी नहीं है भाई, सिर्फ होल्डर है लेकिन एचडीसी नहीं है, गिफ्ट है, कंसिडरेशन है ही नहीं, तो अपने को पॉइंट पता ही है, दोनों के दोनों आप लोग लिख सकते हो बराबर। हाँ जी, ये देखिए एचडीसी नहीं होगी, ये अपने को पता ही है, गिफ्ट के थ्रू जब मिलता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंजुम ने एक चेक ड्रॉ किया 20,000 का पेबल टू बबलू एंड डिलीवर इट टू हिम, दे दिया, बबलू ने उस चेक को एंडोर्स किया रेहांश के फेवर में। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, लेकिन हमने टेबल के ड्रॉर में रख के भूल गया। ओके, एंडोर्स तो कर दिया लेकिन टेबल के ड्रॉर में रख दिया, और अपने को पता है नेगोशिएशन के लिए एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी जरूरी है। सब्सिक्वेंटली बबलू की डेथ हो गई और जो चेक है वो मिला, रेहांश को मिल गया बबलू के टेबल के ड्रॉर के अंदर। अब रेहांश ने यहाँ पे केस कर दिया रिकवरी के लिए, लेकिन भाई तुम कैसे कर सकते हो, तुमको तो एंडोर्समेंट फुल हुआ ही नहीं, अभी डिलीवर थोड़ी किया उसने। रेहांश क्या रिकवर कर सकता है क्या बच्चों, समझिएगा। सेक्शन 48 कहता है, प्रमोजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल और ऑर्डर इज नेगोशिएबल बाय होल्डर बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, दो बार आता है यहाँ पे एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंटिल डिलीवरी रिमेन्स इनकम्प्लीट, अभी तक डिलीवरी तो हुई नहीं है। डिलीवरी इज एसेंशियल, खाली नेगोशिएशन से कुछ नहीं होगा, बट ऑल्सो एट द टाइम ऑफ मेकिंग और ड्रॉइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बनाते के बाद बनाने वाला उसको ट्रांसफर भी करे। The right in the instrument are not transferred to the endorsee unless after endorsement the same has been delivered, ठीक है। अब यहाँ पे एक लीगल हेयर का पॉइंट भी हमारा आता है जो सेक्शन 57 में लिखा हुआ है, अगर किसी पर्सन ने एंडोर्समेंट किया लेकिन बिफोर सेम कुड बी डिलीवर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका लीगल हेयर आगे डिलीवरी करके उसको वैलिड नहीं बना सकता है। द लीगल हेयर ऑफ द डिजीज पर्सन कैन नॉट नेगोशिएट द सेम बाय मियर डिलीवरी, नहीं कर सकता भाई, जो एंडोर्स कर रहा है वही डिलीवर करे या उसका एजेंट डिलीवर करे, उसकी डेथ के बाद में तो मतलब ही नहीं है उसका कोई। तो यहां पे प्रॉपर एंडोर्स तो किया लेकिन डिलीवर आपने रेहांश को नहीं किया, इसीलिए रेहांश जो है वो नॉट एलिजिबल टू गेट द क्लेम है, उसको क्लेम नहीं मिलेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी नेक्स्ट बात है बच्चों, 3-4 क्वेश्चंस अपने को और ले लें, बस ये पूरा अच्छे से पढ़ के चले जाइए, ढंग से सारे क्वेश्चन सुन करके, पढ़ करके, समझ करके जाइएगा, मजा आ जाएगा आपको पेपर के अंदर। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एनआईए। सबसे पहला पॉइंट, व्हेन पेमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज मेड इन ड्यू कोर्स बोथ द इंस्ट्रूमेंट एंड द पार्टीज टू आर डिस्चार्ज, सही है ना भाई, वैलिड है। 78 भी यही कहता है, 82 के हिसाब से भी जब आपने पेमेंट कर दिया है तो पार्टीज भी सब फ्री, इंस्ट्रूमेंट भी सब फ्री। देखिए आंसर प्रॉपर लिखना, when payment on an instrument is made in due course both the instrument and party are discharged subject to 82, तो ठीक है। the payment of an instrument may be made by any party to the instrument, स्ट्रेंजर भी करे कोई भी करे, पेमेंट पूरा हो गया तो सब खत्म। ऑल्टरेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाई इन प्रमोशन नॉट है, बिल्कुल है भाई, ये तो इनवैलिड स्टेटमेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज कर दिया, याद करो मैंने कहा था 3% था, घुमा करके 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया, इट इज मटीरियल ऑल्टरेशन, पार्टीज की कंसेंट नहीं होती है, ध्यान रखेंगे।
कन्वर्जन ऑफ ब्लैंक इनटू फुल इज नॉट ए मटेरियल ऑल्टरेशन, ये ट्रू है भाई, ये सही, ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए। जब ब्लैंक को फुल में कन्वर्ट करना तो वैसे भी लॉ से ऑथोराइज है, तो बिल्कुल वैलिड है। सेक्शन 49 इसको अलाउ भी करता है। नॉट ए मटेरियल ऑल्टरेशन, ऑथोराइज बाय द एक्ट है, तो और किसी ऑथेंटिकेशन की जरूरत ही नहीं है। चलिए जी, 3-4 क्वेश्चन और बस बढ़िया से। हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड बिडर बिड्स द टेंडर फ्लोटेड बाय सुपर केयर हॉस्पिटल अटैचिंग अ चेक लगाया 5 लाख का टुवर्ड्स अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। सिंस द टेंडर प्रोसेस एक्सटेंडेड, द टेंडरर रिटर्न द चेक एक्सपायरिंग ऑन 30/6। बोला 3 महीने के अंदर, तो अप्रैल में जून में एक्सपायर हो गया चेक, टू द बिडर फॉर इट्स रीसबमिशन आफ्टर हैविंग रीवैलिडेटेड बाय चेंजिंग द डेट ऑफ द चेक टू 17। आप चेक पर डेट जो है वो चेंज करके 17 लगा दो, वहां से शुरू कर दो। अकॉर्डिंगली रीवैलिडेटेड चेक वाज रीसबमिटेड बाय द बिडर टू द टेंडर। वापस उसने चेक सबमिट कर दिया बिडर की तरफ से। चेक जो है वो टेंडरर के बैंक को प्रेजेंट हुआ। इट वाज डिसऑनर बाय द बैंक, बैंक ने उसको डिसऑनर कर दिया। एग्जामिन वेदर द चेक ऑल्टर्ड विद अ न्यू डेट शैल डीम टू बी अ वैलिड चेक, बाइंडिंग द बिडर फॉर पेमेंट। बिल्कुल बाइंडिंग तो होता है। देखो वैसे आजकल के प्रैक्टिकल रूल्स के हिसाब से तो नया चेक दे देना चाहिए, वो चेंज किया हुआ डेट जो है वो बेसिकली वैलिड माना नहीं जाता है। पर ठीक है, अब यहाँ कोई फ्रॉड है नहीं और चेंज करने वाला ड्रॉवर खुद है, सबसे बड़ी बात उसके ऑथेंटिकेट साइन होते हैं ड्रॉवर के, तो ये वैलिड ही माना जाएगा और बाउंड भी रहेगा। चेक का बाउंस होना मतलब बाउंड है वो। Alteration is material which anyway alter the operation of instrument and affect the liability. By material alteration, identity of original instrument destroy होती है। यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। And those party who had agreed to be liable on original instrument cannot be made liable to the new contract contained in the altered instrument. ये अपने को पता है। It makes no difference whether the alteration is made by a party who in possession of the same or by a stranger while the instrument was custody of a party, because the party in custody is bound to preserve it to integrity. वो ठीक है। The rule is defended on the ground that no man shall be permitted to take the chance of committing a fraud without running any risk of loss by the event when it is detected. ढूंढ सकते थे तो आपको देख लेना चाहिए था अपना पुराना पॉइंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का भी फ्रॉड में। The party who consent to the alteration as well as party जिसने कंसेंट दिया, मतलब जिसने ऑल्ट्रेशन किया, आर सीधा बोला है दिस एंटाइटल टू कंप्लेन अगेंस्ट सच ऑल्ट्रेशन। आप खुद उसके अगेंस्ट में कंप्लेन नहीं कर सकते हो। जो पार्टी जिसने ऑल्ट्रेशन किया और जिसने कंसेंट दिया वो थोड़ी कह सकता है कि साहब ऑल्ट्रेशन हो गया, आपने तो किया है। अब यहाँ पे बच्चों इन्होंने क्वेश्चन का पूरा डिटेल अपने को दिया है, अब समझिएगा। इन्होंने यहाँ पे बोला द ड्रॉवर हिमसेल्फ ऑल्टर द डेट ऑफ द चेक फॉर रीवैलिडेटिंग द सेम इंस्ट्रूमेंट, ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट सेइंग दैट द चेक बिकम्स वॉइड। वो ये एडवांटेज नहीं ले सकते साहब चेक की डेट गलत, अरे तुम्ही ने तो चेंज किया है, देयर वाज ए मटेरियल ऑल्ट्रेशन, भले वो मटेरियल ऑल्ट्रेशन हो। इट इज ऑलवेज ओपन टू अ ड्रॉवर टू वॉलंटरी रीवैलिडेट चेक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो ड्रॉवर बनाने वाला है उसके पास तो अथॉरिटी है, वॉलंटरी वो चेक कर सकता है, मतलब चेंज कर सकता है। In the light of the above discussion, the check altered with a new date deemed to be a valid check और बिडर पे पेमेंट के लिए बाउंड करेगा। समझिएगा, आप ये कह के नहीं बच सकते कि आप चेक ऑल्टर है, जबकि ऑल्टर करने वाले खुद ही आप हो, तो आप इस चीज का आर्ग्यू नहीं ले सकते। तो अच्छे पॉइंट्स में से एक है, ध्यान रखिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं सेक्शन 84 का बहुत सिंपल क्वेश्चन। इन्हें चेक दिया 5,000 का इन फेवर ऑफ बी, चेक दिया उस सब उसके अकाउंट में बकायदा पैसा था, लेकिन चेक जो है, चेक अगर प्रेजेंट टाइम पे होता तो पैसा था, लेकिन बैंक फेल हो गई है, चेक जो है वो प्रेजेंट नहीं हुआ टाइम पे। इसका मतलब बी क्लेम करना चाहता है, इससे नहीं कर सकता। अभी बैंक से क्लेम करो, 3 कंडीशंस होती है, चेक दिया तब पैसा था और आपने चेक को टाइमली प्रेजेंट नहीं किया और बैंक फेल हो गई है, बैंक से ले सकते हो आप। लेकिन ड्रॉवर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, बैंक से आप ले सकते हो। बच्चों 84 में अपने क्लियर 3 कंडीशन अभी जो मैंने आपको बोली, चेक को रीजनेबल टाइम पे प्रेजेंट नहीं किया, पैसा था और बैंक फेल हो गई है, और होल्डर जो भी ड्रॉवर है उसको तो लॉस हो ही रहा है ना। डबल चेक का देगा 5-5 हजार का, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, मे 22 में आ भी रखा है, तो अच्छा पॉइंट है, जरूर करिएगा। चलिए जी, आखिरी 2 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोगों को। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है अगला वाला मेरा। मिस्टर जाहिद एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और इन्होंने उसको कामिल को दिया फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग इट डिस्काउंटेड और हैंडिंग ओवर द प्रोसीड टू जाहिद। एकोमोडेशन बिल है, ठीक है। मिस्टर कामिल जो है उन्होंने उस बैंक को बिल को डिस्काउंटेड नहीं कराया और जाहिद को वापस दे दिया, पहले ही वापस दे दिया, अभी मैच्योरिटी डेट आई नहीं है। जाहिद ने उस बिल को कट किया 2 पीसेस के अंदर फॉर द पर्पज ऑफ कैंसिल इट, और ही थ्रो द पीसेस ऑन द स्ट्रीट, सड़क के ऊपर ही फेंक दिया।
अब देखिएगा यहाँ पे क्या चक्कर होता है, मिस्टर कामिल ने उन पीसेस को उठाया, मैंने कई बार क्लास में आपको एग्जांपल भी दिया ही है, और उनको ज्वाइन कर दिया पीसेस को, और इस तरीके से ज्वाइन किया दैट द बिल सीम टू हैव बीन फोल्ड फॉर सेफ कस्टडी। फाड़ने के बाद चिपकाते तो बीच में लाइन तो आती है, लेकिन वो लाइन ऐसी दिख रही है कि जैसे फोल्ड करके रखा उस वजह से हो गई है, रेदर देन कैंसल्ड। मिस्टर कामिल ने अब इसको क्या किया, सर्कुलेशन के अंदर भेज दिया, आगे से आगे एंडोर्स कर दिया, और फाइनली मिस्टर सलीम के पास आ गया जिसने गुड फेथ के अंदर इसको ले लिया। अब क्वेश्चन बहुत सीधा सीधा सा है, ये जिसने एक्सेप्ट किया था मिस्टर जाहिद लायबल हुआ क्या? 100% होगा बच्चे लोगों। एचडीसी के राइट्स अपने को लिख देने हैं, सेक्शन 9 पूरा एचडीसी का पॉइंट डाल दो आप तो। सेक्शन 120 भी क्या कहता है, नो मेकर ऑफ प्रमोजरी नोट, नो ड्रॉवर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नो एक्सेप्टर ऑफ बिल फॉर ऑनर ऑफ द ड्रॉवर शैल इन अ सूट देयर अपॉन बाय एचडीसी इज परमिटेड टू डिनाई द वैलिडिटी। एचडीसी जब सामने आ जाए तो वैलिडिटी से मना कर ही नहीं सकते कि ये हुआ था, वो हुआ था, ओरिजिनली गलत बन गया था, कुछ भी नहीं। एचडीसी को गुड टाइटल मिलेंगे, और यहाँ पे भी बिल्कुल यहाँ पे सलीम के पास में राइट है कि साइड से पैसा रिकवर करेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। बढ़िया पॉइंट है, शानदार पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चे लोगों, आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच गए। अगेन अपना फेवरेट क्वेश्चन, बढ़िया वाला, सेंस रिकॉर्ड्स नेगोशिएशन बैक सब आ रहा है इसमें। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज डॉन पेबल टू आमिर और ऑर्डर, आमिर ने एंडोर्स किया रानी को, ओके। आमिर से बिल जाता है रानी के पास, रानी से जाता है काजोल के पास, क्या बात है। आमिर से रानी, रानी से काजोल, काजोल से शाहरुख, शाहरुख से माधुरी, माधुरी से वापस आमिर के पास आ गया बच्चों, नेगोशिएशन बैक। अब क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा होगा कि बताओ क्या आमिर यहाँ पे माधुरी, हाँ, शाहरुख, काजोल और रानी से पैसा रिकवर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है बच्चों। हमको पता है नेगोशिएशन बैक में सेम पर्सन डेटर क्रेडिटर बन गए तो इंटरमीडिएट पार्टीज आर एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम लायबिलिटी, तो रिकवर नहीं कर पाएगा। लेकिन इतना क्वेश्चन ऐसा नहीं है, सुनिएगा, क्वेश्चन इतना नहीं है, ये तो नॉर्मल नेगोशिएशन बैक है। क्वेश्चन यहां से मेन बनता है, अपने मेन नोट्स के अंदर सेम क्वेश्चन है। अगर उसने ऑलरेडी जब रानी को ट्रांसफर किया था तो सेंस रिकॉर्ड्स अगर आमिर ने लिख दिया है तो भले आमिर के पास वापस आ जाए, इंटरमीडिएट पार्टीज आर नॉट फ्री एंड आमिर कैन रिकवर फ्रॉम माधुरी, शाहरुख, काजोल, रानी, सबसे ले सकता है, अपने को ध्यान में रखना है। ये देखिए नेगोशिएशन बैक हमने समझा दिया, सेंस रिकॉर्ड्स हमने समझा दिया, जो इसका एक्सेप्शन है पूरा पूरा समझाइएगा, ठीक है। विदाउट रिकॉर्ड्स अगर आप लिख देते हैं तो इंटरमीडिएट पार्टीज आर लायबल टू हिम, बिल्कुल लायबल होंगी, फ्री नहीं होंगी। फिर पूरा क्वेश्चन समझाने के बाद हमने समझा दिया ऑल देम आर लायबल टू हिम एंड ही कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ देम, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सेंस रिकॉर्ड्स का मतलब ही ये होता है विदाउट माई लायबिलिटी, ये आपको अच्छे से पता है। तो जब कोई पर्सन अपने नाम के साथ विदाउट माई लायबिलिटी लिख देता है तो वो खुद पर्सन फ्री होता है, लेकिन ये समझ लो बाकी कोई पार्टी फ्री नहीं है, सबसे पैसा रिकवर होगा यहाँ पे, ये आपको ध्यान में सेंस रिकॉर्ड्स में लिखना चाहिए। तो ये बढ़िया पॉइंट था, यहां आकर के खत्म हो गया। तो ये बच्चे लोगों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के कुछ बहुत शानदार वाले क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम पेपर में दिख सकते हैं, तो इनको बढ़िया तरीके से तैयार करिए। जल्दी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इंटरप्रिटेशन के ऐसे ही क्वेश्चंस को लेकर के। इंटरप्रिटेशन को लेकर के भी था कि सर कैसे आंसर्स फ्रेम होंगे, क्या लिखना है, क्या कुछ करना है, दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए भी हम पूरे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कैसे तैयार करना है, क्या पढ़ना है, वो सब पे बात करेंगे। तो बढ़िया तैयारी करते रहिएगा, मिलते हैं जल्दी आप लोगों से, ऑल दी बेस्ट।